अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर कई जिलों में बारिश और बाढ़ का सितम जारी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। कुछ जिलों में बारिश बंद होने के बाद जनजीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है, लेकिन अभी भी गुजरात के ऊपर से संकट पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि गुजरात पर अब चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में 48 साल बाद अगस्त महीने में चक्रवाती तूफान की आशंका है, जिसका असर अगले 12 घंटे में देखने को मिल सकता है। तूफान की आशंका को देखते हुए गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ इलाकों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे गुजरात में जनजीवन अभी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा कि चक्रवाती तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर बना डीप डिप्रेशन अगले कुछ घंटों में साइक्लोन में तब्दील हो जाएगा, जिसका असर कच्छ और सौराष्ट्र इलाके में देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि इन इलाकों में 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश भी हो सकती है। अभी जो डीप डिप्रेशन है वो अभी भी कच्छ में बना हुआ है और पिछले 6 घंटे में वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है और जो उसकी अभी पोजीशन है वो 70 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नलिया से दूरी पर है और 190 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट कराची से है और जो इसकी पोजीशन होगी वो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी ऑफ कच्छ एंड एडजॉइनिंग पाकिस्तान कोस्ट होगी इसकी पोजीशन। और इस सिस्टम को देखते हुए जो आज के लिए सौराष्ट्र के लिए और कच्छ के लिए रेनफॉल की वार्निंग है, उसमें वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट है और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 किलोमीटर पर आवर के आसपास चलेगी। और आज और फिशरमैन की वार्निंग है आने वाले 5 दिनों के लिए। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर तूफान समुद्र से जमीन की ओर आता है, लेकिन इस बार तूफान जमीन से समुद्र की ओर जाता दिख रहा है, जो कि एक दुर्लभ घटना है। बताया जा रहा है कि 80 साल में यह चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर बना और अरब सागर के ऊपर अपना असर दिखाएगा, जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक भी हैरान है। इससे पहले 1944, 1964 और 1976 में इस तरह का दुर्लभ मौसम देखने को मिला था। कच्छ के लोगों के लिए एक खुश खबर है, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कच्छ में हल्की हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उसके साथ बात की जाए तो साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी तैयारी करके रखी है कि 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। जो समुद्र तटीय इलाकों से जुड़े हुए लोग हैं, वहां के निवासी हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर शेल्टर पे रखा गया है। साथ ही में बात की जाए तो कच्छ में 2 SDRF की टीम, 1 NDRF की टीम और 2 इंडियन आर्मी की टीम तैनात है, जो किसी भी परिस्थितियों के सामने लड़ने के लिए तैयार है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए कच्छ और सौराष्ट्र इलाके में कच्चे मकानों में रह रहे लोगों के घर खाली करा दिए गए हैं। लोगों से बिना वजह घरों से बाहर न निकलने की अपील भी की गई है। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और मछुआरों को भी अगले कुछ दिन समुद्र से दूर रहने के लिए कहा गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के इनपुट के अनुसार पोर्ट पर सिग्नल 3 लगाया हुआ है। पोर्ट के श्री सुशील कुमार सिंह साहब की अध्यक्षता में पोर्ट के विभिन्न विभाग के हेड के साथ पोर्ट पर पर्सनली मुलाकात लेकर रिव्यू मीटिंग कर पोर्ट की जो SOP है क्राफ्ट्स और शिप्स वगैरह की, उनका अनुपालन करने के लिए सूचनाएं अध्यक्ष महोदय द्वारा दे दी गई है। तूफान की आहट के बीच राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहीं NDRF टीम लोगों को बचाने में जुटी है, कहीं सेना की टीम और कहीं लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है।
राहत की बात यह है कि बाढ़ प्रभावित वडोदरा के कई इलाकों में विश्वामित्री नदी का पानी उतरने लगा है, जिसके बाद शहर में बड़े पैमाने पर साफ सफाई का अभियान शुरू कर दिया गया है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लोग भी कामकाज पर लौटने लगे हैं। दुकानदार भी अपनी दुकानों की साफ सफाई में जुट गए हैं। पानी की वजह से वडोदरा के अंदर जो बाढ़ की स्थिति देखी गई, जिसकी वजह से वडोदरा वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वो अब एक बार फिर 4 से 5 दिनों के बाद पटरी पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वडोदरा के अधिकतर इलाकों से अब जो जलभराव की स्थिति बीते 4 से 5 दिनों में देखी गई, वहां पे जो पानी है वो बिल्कुल उतर चुका है। सारे जो मार्ग हैं वो फिर एक बार वहां पे वाहन देखे जा रहे हैं। अब विश्वामित्री नदी के अंदर बीते 2.5 दिनों से पानी छोड़ा जाना बंद किया गया है और बारिश भी पिछले 3 दिनों से बंद हो चुकी है। उसके बाद लोग अपनी दुकानों में, ऑफिसेस में पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश 3 दिन से वडोदरा के अंदर बंद है। विश्वामित्री नदी में से पानी छोड़ा जाना बीते 2.5 दिनों से बंद है। उसके बावजूद जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, आप देख सकते हैं, अलग अलग दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों में भी वापस पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई धीरे धीरे बहाल की जा रही है। साथ ही सड़कों की मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया है ताकि बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाई जा सके। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी, कच्छ से कौशिक कांटेचा, वडोदरा से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय वायुसेना की, जिसकी मेजबानी में मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 का दूसरा चरण आज से जोधपुर में शुरू हो चुका है। तरंग शक्ति का ये दूसरा चरण 14 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 7 देशों के वायुसेना के जवान मौजूद रहेंगे। वहीं 12 देशों के एयर चीफ भी शामिल होंगे, जो एक दूसरे देश के लड़ाकू विमानों में उड़ान भरेंगे। खास बात यह है कि इस दूसरे चरण में पहली बार जोधपुर के आसमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली अमेरिकी वायुसेना के चीफ जनरल डेविड W-11 हिंदुस्तानी तेजस उड़ाएंगे। अगले 15 दिनों तक जोधपुर के आसमान में दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। मौका है तरंग शक्ति एयर एक्सरसाइज के दूसरे चरण का, जिसका आगाज आज से जोधपुर में हो चुका है। ये एक मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है जिसकी मेजबानी इंडियन एयरफोर्स कर रही है। हाल ही में इस मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज का पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस पर आयोजित हुआ था और अब इसका दूसरा फेज जोधपुर में हो रहा है, जो कि 14 सितंबर तक चलेगा। इस दूसरे फेज में भारत के अलावा अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सिंगापुर और यूएई की सक्रिय भागीदारी होगी। ये इस एक्सरसाइज का दूसरा फेज है जो जोधपुर में हो रहा है और अगले 15 दिन तक ये जारी रहेगा। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई के साथ अब श्रीलंका भी शामिल हो चुका है। ये तमाम देश अपने फाइटर्स लेकर यहाँ शामिल हुए हैं। इस दूसरे चरण में भारतीय वायुसेना राफेल, सुखोई, मिराज, जगुआर, तेजस, मिग-29, प्रचंड और रुद्र लड़ाकू हेलीकॉप्टर, C-130, IL-78 और अवाक्स एयरक्राफ्ट के साथ अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन करेगी। पहले चरण की तरह ही इस दूसरे चरण में भी भाग लेने वाले देशों के एयर चीफ भाग लेंगे और वो 12 सितंबर को जोधपुर पहुंचेंगे। तरंग शक्ति एक्सरसाइज का ये दूसरा चरण इसीलिए भी खास है क्योंकि अप्रैल 2023 में भारत और ग्रीस के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के बाद ग्रीस पहली दफा भारत में किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है और वो अपने F-16 फाइटर जेट्स के साथ जोधपुर पहुंचा है। इतना ही नहीं, जोधपुर के आसमान में पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख जनरल डेविड W-11 हिंदुस्तानी तेजस में उड़ान भरेंगे और उसकी क्षमताओं को परखेंगे। पहले चरण में तेजस की क्षमताओं को देखकर जर्मन वायुसेना के पायलट भी हैरान रह गए थे।
भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया और ये अभ्यास 30 अगस्त से 14 सितंबर तक जोधपुर के एयरबेस पर चलेगा, जहां पर भारत सहित 8 देशों के वायुसेना के जवान शामिल हुए हैं और 12 एयर चीफ मार्शल भी शामिल हुए हैं, जिसमें भारत के सुखोई, तेजस जैसे सभी विमान अपना करतब दिखाएंगे। तरंग शक्ति के दूसरे चरण में अभ्यास के साथ साथ रक्षा उपकरणों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें DRDO, HAL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और प्राइवेट कंपनीज अपने स्वदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन करेंगी। यानी इस मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज की मेजबानी कर भारत न सिर्फ अपनी सैन्य मजबूती और ताकत का प्रदर्शन करेगा, बल्कि एक्सरसाइज के जरिए भारत वैश्विक मंच पर मेड इन इंडिया हथियारों की नुमाइश भी करने जा रहा है। दिल्ली से शिवानी शर्मा और जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात रामनगरी अयोध्या में तैयार की जा रही परियोजना की, जिसे दीपोत्सव से पहले युद्ध स्तर पर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब भगवान राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालु को जुहू चौपाटी जैसा मजा मिलेगा। मुंबई का जुहू चौपाटी दूर तक फैली रेत, अरब सागर का पानी, समुद्र और आकाश का मिलन, शाम के समय मनभावन सूर्यास्त के लिए मशहूर है। इसके अलावा 6 किलोमीटर लंबा ये बीच अपने बेहद जायकादार स्ट्रीट फूड के लिए भी जाना जाता है। अब उसी तर्ज पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर चौपाटी बन रही है, यानी कि अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव इस बार यादगार होने वाला है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सरयू नदी के तट पर मुंबई स्टाइल में चौपाटी की सौगात मिलेगी। सरयू किनारे राम की पैड़ी के एक हिस्से को चौपाटी का रूप दिया जा रहा है, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोग भी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। समुद्र के किनारे मुंबई समेत अलग अलग स्थानों पर आपने चौपाटी देखी होगी, लेकिन अब अयोध्या में सरयू के किनारे चौपाटी बनाने की तैयारी है और इसके लिए चुना गया है इस राम की पैड़ी को, जहां जब लोग अयोध्या आते हैं तो जरूर इसमें डुबकी लगाना नहीं भूलते हैं। तो इसके दाईं तरफ और बाईं तरफ दुकानें बनाई जाएंगी और इसे चौपाटी की शक्ल दी जाएगी। साफ जाहिर है कि न सिर्फ अयोध्या आस्था के पथ पर अग्रसर है, बल्कि अब इसे पर्यटन नगरी बनाने की भी तैयारी है। अधिकारियों की माने तो चौपाटी का निर्माण कार्य अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर भव्य चौपाटी का पर्यटक आनंद ले सकेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या आगमन हो रहा है। ऐसे में योगी सरकार और प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ देने की कोशिश भी की जा रही है। सरयू किनारे लोग रुककर दिव्य संध्या आरती भी देखते हैं और यही वजह है कि मुंबई के चौपाटी की तर्ज पर राम की पैड़ी के एक हिस्से को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। जो राम की पैड़ी के पास आपने देखा होगा एक बहुत पुराना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, एडीए द्वारा निर्मित किया गया था। वो उसकी अवस्था बहुत जर्जर हो चुकी थी और वहाँ पर और भी स्कोप था कि वहाँ पे कुछ और दुकानों का निर्माण कराया जाए। तो उसका एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट किया था एडीए ने आवास विकास को, जो सैंक्शन हुआ है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, चूँकि ये राम की पैड़ी और सरयू नदी के एकदम निकट है, इसलिए ये आवश्यक था कि उसको हम लोग उस प्रोजेक्ट को अच्छे से करें और सुंदरीकरण के साथ साथ उस इलाके को विकसित करें। उसके दृष्टिगत ये सबमिट किया गया प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग अगले 1-1.5 महीने में पूरा करेंगे। ये लगभग 5 करोड़ 5.5 करोड़ का आवास शहरी नियोजन में अभी प्रदर्शित है। इसमें 52 दुकानें नीचे और 36 दुकानें ऊपर, टोटल 88 दुकानों का इसमें पुनर्निर्माण भी होना है और नई निर्मित भी होना है। इसके अलावा एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सार्वजनिक शौचालय भी बनेगा और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सौंदर्यीकरण किए जाएंगे। इसके अलावा ये लगातार जो इसका निर्माण किया जा रहा है, इसमें जो अयोध्या का फसाड डेवलपमेंट है, तो उसी फसाड के तहत इसको सौंदर्य उसी डिजाइन बनाया जाएगा, कलर उसी फसाड के तहत जो स्वीकृत है उसके तहत किया जाएगा, जिससे एक रूपता आ सके और वहाँ पे सौंदर्यीकरण हो सके और हम जो श्रद्धालु हैं, जो पर्यटक हैं, उनको एक उच्च क्वालिटी का और एक अच्छी क्वालिटी का जो है भोजन और दुकान और वहाँ बैठने की व्यवस्था और सुविधाएं उनको हो सके। चौपाटी की सजावट और वहां स्वच्छता के पहलुओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और राम की पैड़ी पर कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां पर सिर्फ चबूतरे बनाए जाएंगे ताकि लोग वहां बैठकर कुछ वक्त
सरयू के किनारे भी बिता सकें। रामनगरी अयोध्या में इस साल होने वाले दीपोत्सव में नए रिकॉर्ड बनाने की तैयारी भी है। अक्टूबर के महीने में ही लेआउट, डिजाइन और दूसरी व्यवस्थाओं से जुड़े काम पूरे कर लिए जाएंगे और हर बार की तरह इस बार भी अवध विश्वविद्यालय को इस उत्सव के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। अवध विश्वविद्यालय के अलावा उससे एसोसिएटेड डिग्री कॉलेजेस में पढ़ने वाले 7000 छात्रों को वॉलंटियर्स बनाया जाएगा, जिन पर राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाटों पर सरसों के तेल से भरे दियों को सजाने और उनमें बाती लगाने की जिम्मेदारी होगी। 2017 में योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से ही हर साल भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव का आयोजन होता है। तब से हर साल अयोध्या अपने ही पुराने कीर्तिमान को तोड़कर नया रिकॉर्ड स्थापित करती आ रही है। पिछले साल यानी कि 2023 में 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाने का नया कीर्तिमान बनाया गया था और इससे पहले साल 2022 में 15,76,000 दिए जलाने का कीर्तिमान बना था, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ था। इस बार 25 लाख दियों को जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। और इसी के साथ यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं, जिस पर पर्यटन विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सपो में ब्रांड यूपी की झलक दिखाने की तैयारी है और इसके तहत यूपी के पर्यटक स्थलों से जुड़ी फिल्में दिखाने के साथ ही काफी कुछ बड़ा प्लान होगा। भारत के धार्मिक, संस्कृति, संस्कार और अध्यात्म के वैभव की ये दो तस्वीरें पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। दिलचस्प ये है कि अब दुनिया भर में अयोध्या काशी की झांकी दिखाने की तैयारी है। यूं तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। चाहे सांस्कृतिक विरासत हो या फिर धार्मिक धरोहर, हर तरह से ये राज्य परिपूर्ण है। धार्मिक पर्यटन की बात करें तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद यहाँ पर्यटकों की संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के बाद से यहाँ भी पर्यटकों का आना कई गुना बढ़ा है। धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म के अपार विस्तार की संभावना को देखते हुए प्रदेश की नजर अब ग्लोबल टूरिज्म पर है, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहाँ का रुख कर सकें। इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में अब दुनिया को ब्रांड यूपी की झलक दिखाने की तैयारी है। 17 से 19 सितंबर तक पेरिस के इंटरनेशनल फ्रेंच ट्रैवल मार्केट में, तो 26 से 29 सितंबर तक जापान के टोक्यो में होने वाले टूरिज्म एंड ट्रैवल एक्सपो में, 5 से 7 नवंबर को लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में, तो 27 से 29 नवंबर तक बैंकॉक में होने वाले पैसिफिक एशिया ट्रैवल मार्ट में ब्रांड यूपी की झलक दिखाई जाएगी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कई ऐसी तैयारियां की हैं, जैसे आने वाले समय में यूपी टूरिज्म को एक तरह से बूस्ट मिलने वाला है। बाहर लोग जानेंगे और इसके साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों की नजर जैसे हमेशा होती ही है, लेकिन उसके लिए भी नई योजनाएं हैं। खास बात यह है कि इसमें जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विदेशी पर्यटकों, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स को आने का न्योता दिया जाएगा। इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल मार्ट्स जो होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश टूरिज्म अपना एक पेवेलियन बनाएगा। उस पेवेलियन में जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और टूरिज्म रिलेटेड जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, उनकी शो केसिंग होगी। महाकुंभ आने वाला है 2025 में, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे। उससे रिलेटेड वहाँ फिल्म्स चलाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ होती हैं, उनमें बहुत सारे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है जो उत्तर प्रदेश में हम उनको विदेशी टूरिस्ट के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्लोबल पहचान बनाने के लिए की जा रही तैयारियों के तहत इन ट्रैवल एक्सपो में यूपी के पवेलियन में उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों से जुड़ी फिल्में दिखाई जाएंगी। पर्यटकों को यहां आने के फायदे गिनाए जाएंगे। यूपी के स्टॉल्स में ऐसे सेल्फी पॉइंट भी होंगे जहां लोग यहां के पर्यटक स्थलों की झलक पा सकें। साथ ही इको टूरिज्म और यूपी में हवेलियों और महलों के इतिहास को भी प्रचारित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। देश के बड़े हवाई अड्डों पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन की तस्वीर दिखाई देगी।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोयम्बटूर और इंदौर के हवाई अड्डों पर भी ब्रांड यूपी के बिलबोर्ड्स और डिस्प्ले लगाकर देसी पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा इसमें यूपी के पर्यटन स्थलों को शोकेस किया जाएगा। अब हमने टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है उस सब को प्रस्तुत करना चालू कर दिया है। चाहे एग्रो रूरल टूरिज्म हो, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर अब एक्सपीरियंशियल टूरिज्म ले सकते हैं, लोग जा सकते हैं वहां पे गांव में कैसे खेती होती है, कैसे खुद इन्वॉल्व हों, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, कैसे क्राफ्ट बनाए जाते हैं, कैसे वहां पे बुनाई की जाती है, उसको लेकर के भी बहुत सारा काम हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अलावा नदियां हैं, हमारे यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है, इन नदियों में क्रूज, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन भी हो चुका है और अब उसकी ड्रेजिंग करके वहां पे कई जगह पे क्रूज भी चलाए जाएंगे, तो वो भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो कुल मिलाकर के लोग आए, इन्वेस्ट करें यहाँ पे, उसके लिए यूपी टूरिज्म पॉलिसी भी हमने बनाई है। जो इन्वेस्टर्स यहाँ आकर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, उसके लिए यूपी सरकार की तरफ से 25 से 30% सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी पर्यटन विभाग इन स्थलों को प्रमोट करने की जिम्मेदारी देगा, जिससे युवाओं को खासकर रोजगार का मौका मिले। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, उत्तर प्रदेश पर्यटन का ये टैगलाइन अब देश विदेश में सुनाई देगा। लंदन, पेरिस और टोक्यो में होने वाले ट्रैवल और टूरिज्म मार्ट में यूपी टूरिज्म का पेविलियन होगा, जिसमें राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक की झलक मिलेगी। इसके अलावा लोग इको टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाओं के बारे में भी जान पाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश नए सिरे से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और अब बात पेरिस ओलंपिक की। शुक्रवार का दिन भारत के लिए 4 मेडल्स लेकर आया। विमेन्स शूटिंग में अवनी लेखरा ने गोल्ड और मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अवनी लेखरा ने पैरा ओलंपिक गेम्स में भारत को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने विमेन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 कैटेगरी में पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ ही गोल्ड मेडल भी जीता है। उन्होंने 249.7 स्कोर किया। भारत की ही मोना अग्रवाल ने 228.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनीष नरवाल ने SH1 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 234.9 के फाइनल स्कोर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। विमेन 100 मीटर T35 कैटेगरी की रेस में भारत को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। प्रीति पॉल ने 14.21 सेकेंड में रेस पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया। और बात मुंबई के राजा गणपति बप्पा की। जल्दी देश के हर कोने से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि जल्दी गणपति बप्पा पधारने वाले हैं। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर से होने वाला है। लिहाजा गणपति की मूर्तियों का निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। आ रहे हैं बाप्पा, सज रही है मूर्तियां, अपने आराध्य को घर लाने को बेकरार भक्त। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्य बाप्पा के आगमन की तैयारियों में जुट गए हैं। गणपति की मूर्तियों को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। मुंबई के परेल इलाके में मौजूद सुहासिनी आर्ट हमेशा की तरह बड़े पैमाने पर मूर्तियों के निर्माण में लगा है। विघ्नहर्ता के बाल रूप की मूर्तियों के साथ गजानन की विशाल प्रतिमाओं को यहाँ बनाया जा रहा है। लाल बागचा राजा इस मूर्ति केंद्र की स्पेशलिटी है। यहाँ ज्यादातर उसी की रेप्लिका बनाई जाती है। पिछले 2-2.5 महीने से तैयारी चालू किया है यहाँ पे आप देखोगे तो नहीं बोलोगे तो 250-300 मूर्ति हमारे पास है जो ऑलरेडी बिक चुकी है। और जो प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट करते हैं, जो मूर्ति बनाने के लिए, हमारा स्पेशलिस्ट है लालबाग का राजा। ये जो आप देख रहे हैं ना पीछे मेरे, लालबाग का राजा हमारा स्पेशलिस्ट है। उसके लिए हम लोग तैयारी करते, दिवाली जाने के बाद हम लोग बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। वो महीनों पहले से ही गणपति की मूर्तियों को बनाने का काम शुरू हो जाता है। 7 से 8 लोग मिलकर इन मूर्तियों के निर्माण में लगे हैं और एक मूर्ति बनाने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं। लाल बागचा राजा के जैसी मूर्तियों की मांग तो है ही, ग्राहकों की मांग के मुताबिक भी गणपति बाप्पा की मूर्ति यहाँ बनाई जाती है।
किसी को मोबाइल के साथ गणपति की मूर्ति चाहिए तो कोई शंकर पार्वती के साथ, जैसी मांग वैसी ही सप्लाई की जाती है। समय समय पर गणपति की मूर्तियों के अलग अलग ट्रेंड चलते हैं। इस बार पगड़ी के साथ फूल के डेकोरेशन का ट्रेंड चल रहा है। सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश से जुड़े उत्सव का शुभारंभ 7 सितंबर को होने जा रहा है। यानी गणेश उत्सव के श्री गणेश में करीब 7 दिनों का वक्त ही बचा है। लिहाजा काम जोरों पर चल रहा है। कई सारी मूर्तियां बनकर तैयार हैं और कई मूर्तियों को पेंटिंग और आंखें बनाकर फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। लोगों को मूर्ति आकर्षित करती है पेंटिंग की वजह से, तो पेंटिंग मूर्ति का खास मूर्ति में रंग भर देते हैं। तो जब मूर्ति रेडी हो जाती है तो उसमें कलर करने के लिए कभी कभी पब्लिक की डिमांड रहती है कि मुझे ऐसे कलर में ऐसा चाहिए, तो कलर में हम लोग बना के देते हैं। या तो हम लोग रेडी मूर्ति करके रखते और वो पब्लिक को बहुत अच्छी लगती है, तो कलर कॉम्बिनेशन वैसे हम लोग रखते। गणपति की ये प्रतिमाएं जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही आकर्षक। कलाकारों से लेकर भक्तों को अब बस इंतजार है तो 7 सितंबर का, जब बाप्पा को लोग धूमधाम से अपने घर लेकर आएंगे और अगले 10 दिनों तक गणपति उत्सव का रंग महाराष्ट्र समेत पूरे देश को अपने रंग में रंग लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।